आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैदराबाद में हो रही है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हैदराबाद में हो रही है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दरअसल चल रही है और हैदराबाद में ये बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति चौहान जुड़ रही हैं। प्रीति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इसमें सबसे ज्यादा अहम है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। उत्तराखंड को लेकर इसमें क्या फैसले लिए जा सकते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए चारुल, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उत्तराखंड को लेकर यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आ चुके हैं और ये पीछे आप जो विजुअल्स देख रही हैं, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यानी कि कन्वेंशन सेंटर जहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है और वहाँ की ये तस्वीर है। साथ ही आप पीछे देख सकते हैं, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रही होंगी, मेरे बैकग्राउंड में देखिए, मैं कैमरा टिल्ट नहीं कर पाऊंगी लेकिन आप इस तरह देख सकती हैं कि कैसे पीछे का जो माहौल है, आप ये देखिए पूरे कन्वेंशन सेंटर का जो माहौल है वो रंगारंग कार्यक्रमों से पूरा इस वक्त दमक उठा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्रियों का तांता लगा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंदर कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी है, बैठक में मौजूद है, बातचीत चल रही है अंदर, लेकिन बाहर का जो माहौल है, जो होटल है, नोवोटेल होटल है जहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को यहाँ पर रखा गया है, उस होटल के बाहर मीडिया कर्मी और साथ ही तमाम जो रंगारंग कार्यक्रम है लगातार चल रहे हैं। स्वागत के लिए यहाँ हैदराबाद में अरेंज की गई है, बुलाई गई है और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एक उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्य है और वहाँ पर मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में तमाम मुख्यमंत्री की कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करते हैं। वो आते हैं कार्यकारिणी की बैठक में बातचीत करते हैं, आगे के एजेंडे पर बातचीत करते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर राज्य के बारे में बातचीत नहीं होती है, देश के बारे में बातचीत होती है, लेकिन क्योंकि हैदराबाद है, हैदराबाद को इस कार्यकारिणी बैठक के लिए चुना गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साउथ के लिए, दक्षिण भारत के लिए, दक्षिण भारत पर फोकस करने के लिए बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव के लिए पूरी रणनीति आगामी चलिए जी अभी से कर रही है। सबसे बड़ी खबर में बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे रुक करते हैं। सत्ताधारी बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने अविश्वास प्रस्ताव के ठीक पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। अमरदेश शाह ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर डीएम शासन से इस संबंध में मार्ग निर्देशन लिया जा रहा है, जिसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वहीं इस्तीफे के बाद अविश्वास पर वोटिंग होगी या नहीं, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जबकि विरोध कर रहे सदस्यों का कहना है कि नियमानुसार फ्लोर टेस्ट होगा, वोटिंग तय समय पर होनी चाहिए। इससे पूर्व प्रशासन ने वोटिंग की सभी तैयारियां कर ली हैं। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमंत तिवारी ने कहा कि सदन में ही इस्तीफा किया जाएगा। अविश्वास पर भी वोटिंग की तिथि तय हो चुकी है और ऐसे में वोटिंग होना जरूरी है। जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में कुल 18 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनमें 14 सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ
शपथ पत्र पेश किया था, जबकि 4 सदस्य अध्यक्ष के समर्थन में बताए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा जाहिर की है और आज उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेज दिया है और जो यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा था इसी के साथ उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देती हूँ। आपने देखा कि अभी हमने इस्तीफा मैंने सौंपा है क्योंकि मैं अस्वस्थ चल रही हूँ काफी दिनों से, मैं सक्षम नहीं थी जिला पंचायत के कार्यों में, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। क्या सदस्यों ने साथ नहीं दिया? सदस्यों ने साथ नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उस समय जब मैं बनी थी तब भी मेरे साथ 12 सदस्य थे। अब वो तो मीडियम साहब देखें कि फ्लोर टेस्ट होना है तो कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हैं। संजय, जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कई आरोप उन पर लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने कई हवाला दिया, कहा कि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अब आगे की प्रक्रिया के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्या है अब आगे की प्रक्रिया, क्या डिसाइड किया गया? देखिए चारुल, आपको बता दें, जिला पंचायत सदस्य को लेकर बीते दिनों से लगातार ही कई तरह के आरोप लग रहे थे, जिसको लेकर अब जिला पंचायत सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि आगे आने वाले समय में फ्लोर टेस्ट भी होना है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से फ्लोर टेस्ट में जो जिला पंचायत सदस्य होंगे वो किस तरह से साथ देंगे, किस तरह से फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है। अब कुछ ही समय फ्लोर टेस्ट में भी रह गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि अब बहुत कम समय शेष रह गया है। ऐसे समय में जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी आगे फ्लोर टेस्ट में नतीजे क्या होते हैं और किसके पक्ष में ये टेस्ट जाते हैं। जी चारुल। बिल्कुल संजय, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से ये इस्तीफा दिया गया है, ऐसे में जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके पास अपने तमाम कारण हैं, लेकिन इससे जो कामकाज है उस पर भी असर पड़ रहा है। आप देखिए कि सिर्फ 4 लोग ही उनके समर्थन में हैं, बाकी सभी खिलाफ हैं उनके। देखिए, बीते दिनों से लगातार ही जिला पंचायत जो है उन पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। हालांकि इसको लेकर अब जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो कि इस्तीफा देने की बात कही है, तो साफ तौर पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। हालांकि इसमें देखा भी जा रहा है कि जो 4 सदस्य हैं बस उनका वही साथ दे रहे हैं और वो बाकी जो सदस्य हैं उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि फ्लोर टेस्ट में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि जो आरोप थे उनकी भी जांच कहीं ना कहीं अब की जाएगी। चारुल। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हुई हत्या के विरोध में हरिद्वार के रिक्शा चालक वेलफेयर समिति के दर्जनों रिक्शा चालकों ने हरिद्वार बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की और सभी ने इस घटना की घोर निंदा की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष परवेंद्र कुमार ने कहा कि जिस तरह कन्हैयालाल की हत्या हुई, कातिलों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मामला यह है जी, जो उदयपुर में कन्हैयालाल जी को जो जिस तरह से इन्होंने मारा है और गलत काम करा है, गला काटा है, इन लोगों को हमारी मांग है सरकार की तरफ से इन्हें फांसी दी जाए और हमेशा ऐसे करने वाले को इसी की मौत की सज़ा मिले, हम यही चाहते हैं। जैसे ये उदयपुर में हमारे भाई को जो गला काट के रेत के वो काम किया है, तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो और अच्छा काम हो। फांसी दो, फांसी हाँ, फांसी दो। ये हमने ज़्यादा रोड शोर से ये बस स्टैंड से। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, कन्हैयालाल की हत्या का विरोध देश भर में किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये हत्या की गई, तालिबानी तरीके से जिस तरह से हत्या की गई, और इसकी एक बागी हरिद्वार में भी देखने को मिली। चारुल, उदयपुर की घटना को लेकर देश भर में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि निर्मम हत्या जिस तरह से की गई है, लगातार जो सामाजिक संगठन है या फिर सभी लोग सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं इस मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए।
हालांकि इसका अब हरिद्वार में भी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ई रिक्शा चालकों ने एक मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह हत्यारे थे उन्हें पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त और उन्हें प्रशिक्षण भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दिया गया है। हालांकि अब देश भर से हम इस तरह की तस्वीर सामने देख रहे हैं कि लगातार जो उनका विरोध किया जा रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से उनको इंसाफ मिलता है और हत्यारों को फांसी की सजा कब होती है। हालांकि जब हमने रिक्शा चालकों से बात की है तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से एक गरीब परिवार से था कन्हैया लाल, उसकी हत्या हुई है, तो ऐसे जो अपराधी होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि अगर उनको फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया जाएगा। चारुल। बिल्कुल संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आर्मी के जवान और पुलिस के बीच उस समय हाथापाई हो गई जब आर्मी की गाड़ी पुलिस सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा गई। इसी बात को लेकर दारोगा और आर्मी के जवानों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते लोगों का हुजूम लग गया। लोगों की भीड़ आर्मी के जवानों के पक्ष में नारेबाजी करने लगी, जबकि दारोगा और कांस्टेबल आर्मी की गाड़ी को रोककर खड़े हो गए। इस बीच दारोगा और आर्मी जवानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह बिष्ट अपनी निजी कार से रुड़की से भगवानपुर लौट रहे थे और जैसे ही उनकी कार रामनगर के समीप पहुंची तो पीछे से आ रही आर्मी की गाड़ी से साइड लग गई, जिसमें दारोगा की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे मैं यहाँ आया तो आर्मी की गाड़ी ने मेरे को जो है पीछे से टक्कर मारी और मेरी गाड़ी का टायर भी फट गया और साइड में भी लग गई। तो मैंने जैसे उनको रोका तो उनके द्वारा जो है बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई और गाड़ी जो है रोकी नहीं, ज़बरदस्ती जो है गाड़ी लेके चले गए और हमें धक्के देकर जो है किनारे कर दिया। पब्लिक के भी कुछ शरारती लड़के थे, एक दो लड़के हैं, उनके द्वारा भी बदतमीजी की गई। उधर हरिद्वार में कावड़ मेला शुरू होने से पहले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया गया। वहीं शिवमूर्ति चौक से भीमगोड़ा चौक तक अपर रोड पर जमे अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही दुकानों के बाहर रखे काउंटर और दूसरे सामान को भी जब्त कर लिया गया। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय व्यापारी और दुकानदारों से लगातार संवाद किया जा रहा है, लेकिन कुछ दुकानदार मनमानी करते हुए अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन ने कावड़ मेला शुरू होने से पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार मोर्चा खोले हुए है ताकि सबसे अहम चीज है कि जब अवैध अतिक्रमण हटेगा तो स्पेस बनेगी और इससे ट्रैफिक जाम की समस्या, सबसे अहम चीज यही है क्योंकि धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे ज्यादा इसकी समस्या रहती है ट्रैफिक जाम की। कम से कम इससे तो मुक्ति मिल पाएगी। देखिए चारुल, 14 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होनी है, जिसको लेकर लगातार जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। हालांकि मेले, किसी भी तरह का मेला हो, धर्मनगरी हरिद्वार में जब मेला होता है तो हमने देखा है कि लगातार जाम की समस्या बन जाती है। इसी से निपटने के लिए लगातार जिला प्रशासन अब अतिक्रमण अभियान चला रहा है और हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्र में लगातार अतिक्रमणकारियों पर लगातार बुलडोजर चला रहा है। और हमने देखा है कि जिस तरह स्नान हो या फिर तमाम आयोजन होते हैं तो जब श्रद्धालु भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या जाम की बन जाती है। और यही वजह है कि अब प्रशासन जाम की समस्या से निपटने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। हालांकि अतिक्रमणकारियों से इस दौरान नोक-झोंक भी हुई है और साफ तौर पर प्रशासन का कहना है अगर किसी भी तरह का अतिक्रमण हरिद्वार में होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 14 जुलाई में महज अब कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में कावड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और नगर निगम हो, जिला पंचायत हो या फिर जिला प्रशासन हो, तमाम विभागों की टीम लगातार अतिक्रमण हटाने में लगी है। ऐसे में जो लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। कारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर चमोली में विनायक गांव में गुप्त नवरात्र मुहूर्त से मार्कंडेय पुराण कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आचार्य व्यास शिव प्रसाद सती के सुंदर कथा श्रवण करने भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में लगाई। बता दें कि पौराणिक सिंह भवानी के मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण किया गया, जिसका निर्माण कार्य संपूर्ण होने पर राजस्थान के जयपुर से अभी हाल ही में माता रानी की विशाल मूर्ति लाई गई थी। वहीं 7 दिनों तक कथा का वाचन किया जाएगा और अंतिम दिन मंदिर समिति और ग्राम वासियों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया है।
विधिवत रूप से जो मार्कंडेय पुराण होना है उसमें आज द्वितीय दिवस है, जिसमें जलवास का वो प्रावधान रखा हुआ है और हम आगे इसको जलवास के जो कार्यक्रम को है वो विधिवत रूप से हमारे पंडित जी लोग, पुजारी जी लोग आगे इसको करते रहेंगे। इसके बाद अगले दिन जो हमारा दुग्धवास है, वायुवास है और अग्निवास है और जितने भी वास हैं हम लोग इसको परिसंकल्प लेके इसको आगे करते रहेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी जुड़े हैं। पुष्कर, अगर हम देखें तो गुप्त नवरात्र का भी काफी महत्व होता है। ऐसे में जगह जगह हम देखते हैं कि कथाएं की जाती हैं और आखिरी दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और ऐसी चीज सबसे ज्यादा इस वक्त उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। देखिए चारुल, आपने सही कहा कि उत्तराखंड में भी देखने को मिला है, क्योंकि देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है और ये जो कार्यक्रम जो है यहाँ पे किया गया है, ये कार्यक्रम चारुल आपने देखा होगा कि नंदा राजजात भी जो है इसी क्षेत्र से होके जाती है। तो अब जाके जब तो पिछले दिनों इस मंदिर का जो यहाँ पे जीर्णोद्धार किया गया था और राजस्थान से यहाँ पे माता लक्ष्मी की मूर्ति या माता दुर्गा की मूर्ति जो है यहाँ पे इस मंदिर को जो है भव्य बनाने के लिए राजस्थान से यहाँ पे लाए गए थे। और नवरात्र जो है 3 भागों में इसको चैत्र नवरात्र हो गया, उसके बाद जो है आपका आने वाला और उसके बाद जो आषाढ़ में जो चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। तो इसको लेकर जो है नारायण जनपद चमोली का नारायणगढ़ का ये मंदिर है, यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है क्षेत्रवासियों के द्वारा किया गया है। हालांकि जो विजुअल आपने देखे होंगे वो कल के विजुअल है, क्योंकि कल से यहाँ पे शुभारंभ कर दिया गया है। तो हालांकि उत्तराखंड को जिस तरह से देवभूमि के नाम से जाना जाता है, चारधाम यात्रा यहाँ पे चलती है, तो जगह जगह पूजा अर्चना होती है। उसके बाद जब उसका समापन होता है तो गांव वाले या क्षेत्रवासी तो एक भंडारे का आयोजन भी करते हैं। तो इसको लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में देवी देवताओं 85,000 करोड़ जो देवी देवताएं जो है पूरे भारतवर्ष में निवास करते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर जो है हमको जनपद चमोली के जो है आप जो है लाटू देवता मंदिर हो गया या आपका जो है ये मंदिरेश्वरी मंदिर हो गया, नौटी मंदिर हो गया, तमाम सारे जो भी जनपद चमोली के जो मंदिर है, कहीं पे भजन किए जा रहे हैं, कहीं पे जो कथाएं जो है बिल्कुल। पुष्कर ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देवभूमि का आपने जिक्र किया, ऐसे में एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है, अभी कावड़ मेले की शुरुआत भी होने जा रही है और ऐसे में गुप्त नवरात्रे जो हैं वो भी चल रहे हैं। पूरी तरह से देखा जाए तो इस वक्त देवभूमि का जो माहौल है, जो वातावरण है, पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। बिल्कुल, देखिए चारुल, आपने सही कहा कि देवभूमि को जो है उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी जो कांवड़ यात्रा चलेगी वो हरिद्वार से लेकर आपका जो है चाहे बद्रीनाथ हो या आपका जो है गंगोत्री या यमुनोत्री या आपका बाबा केदार, ये जो कांवड़ यात्री जो हरिद्वार से चलता है वो ऋषिकेश होते हुए जो है वो भगवान बद्रीनाथ हो गया आपका या आपका जो है केदारनाथ, सबसे हाइट वाला एरिया होता है वो केदारनाथ धाम का है। तो देवभूमि को संवोधने या सरोजने के काम से जो देश विदेश के यात्री पहुंचते हैं या अनोखी मिसाल हमको देखने को मिली, क्योंकि इस मौसम भी इस समय जो है पूरे पहाड़ों का सुहावना हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा चारुल की मसूरी की अगर बात करूं चारुल, तो यहाँ पे जो है यात्री पहुंचते हैं, चाहे वो सीजन हो या ऑफ सीजन हो। नैनीताल की आप बात करें तो नैनीताल में भी यही मौसम रहता है कि चाहे ऑफ सीजन हो या लगातार से जो जिस तरह से जो तमाम सारे जो यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं लुत्फ लेते हैं। हालांकि इस समय की अगर बात करी जाए या चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, चारधाम यात्रा की मौसम की मार से जरा चारधाम यात्रा पे असर जरूर पड़ा है, लेकिन जो भक्त या जो श्रद्धालु जो है उत्तराखंड का रुख कर रहा है वो इस समय भक्तिमय रूप से जो है हमको पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। चारुल बिल्कुल पुष्कर, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि इस वक्त मौसम पर आस्था भारी नजर आ रही है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ डेंजर जोन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजमार्ग के बंद होने से भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जबकि हल्के वाहन की आवाजाही डुंगरी पंथ खांखरा मोटर मार्ग से हो रही है। भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन का सिलसिला जारी है। बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे 2 दिनों से रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर
सिरोपगढ़ में बंद है। पिछले 1 दशक से सिरोपगढ़ डेंजर जोन का स्थायी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। इसके ठीक सामने ऑल वेदर परियोजना के तहत पपड़ासू बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है, जो 3 साल से चल रहा है। बाईपास निर्माण में 3 पुलों का भी निर्माण होना है, जिनमें से 1 पुल का आधा काम हुआ है, जबकि 2 पुलों की सिर्फ नींव रखी गई है। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा ढोंडियाल ने मौके का मुआयना कर नेशनल हाईवे के अधिकारियों और ठेकेदारों को युद्ध स्तर पर कार्य कर यातायात को सुचारू करने के निर्देश दिए। उधर श्रीनगर में स्थानीय लोगों और सिख यात्रियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। दरअसल देर रात हेमकुंड साहिब की यात्रा से आ रहे सिख यात्री हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों के विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों का चालान काटा। साहब को कहा था कि जो मोटरसाइकिल बाइकों में आ रहे हैं, इन पे एक कोशिश लगाया जाए कि ये शालीनता से अपने आए। सभी नहीं होता, ये हम ये नहीं करें, हर यात्रा ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ये मोटरसाइकिलों में जाते हैं, ये यात्रा करने नहीं आते हैं। इनका अपने मौज मस्ती करना होता है। अगर थोड़ा सा ऊपर से मारपीट उतार हो जाते हैं, जो कि निंदनीय है। अगर ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। व्यापार सभा इसका पुरजोर विरोध करेगी। और आए दिन अगर ऐसे घटनाएं फिर दोबारा होगी तो हम व्यापार सभा को बंद भी करवाएंगे और इसमें हम वृहद आंदोलन भी करेंगे। सिख लोग जो आते हैं तो यहाँ पर लोकल लोगों से कुछ आपस में उनकी बोलचाल हुई, तो हल्की फुल्की मारपीट जो भी हुई है, तो उसमें कार्रवाई आगे जो है 151 में उनको चालान कर दिया गया है। कल उसे पैर कर दिया जाएगा। बाकी अभी स्थिति सही बनी है। हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित जेके टायर फैक्ट्री से बर्खास्त किए गए श्रमिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमार, श्रमिक संदीप कुमार और ओमदत्त शर्मा ने अपनी बहाली को लेकर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। श्रमिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि करीब 2 महीने पहले फैक्ट्री में श्रमिकों के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसमें फैक्ट्री प्रबंधन ने 13 श्रमिकों को सस्पेंड और 3 को बर्खास्त करने की कार्रवाई की थी। उमेश जी के पास गए थे। उमेश जी ने हमें 2 महीने से पीछे घुमा रखा, लेकिन वो हमारा काम नहीं करवा पाए। इसी बात को लेकर हम कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी से अपनी बात रखते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम मुख्यमंत्री से अपनी मांग करते हैं कि हमें 3 लोगों को जल्दी से जल्दी ड्यूटी वापस बुलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जेके टायर वाले भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी हमें अंदर लेना नहीं चाह रहे हैं। 2 महीने से ऊपर हमें हो चुका है। हम बहुत ही ज़्यादा निराश हैं। इसी बीच हमारे पिताजी इसी सदमे में वो गुजर गए हैं और हमें अंदर नहीं लिया जा रहा है। और इसी के लिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमें अंदर लिया जाए। अगर जो वो हमें अंदर नहीं लेंगे तो इसके लिए हम फैक्ट्री गेट पर आत्मदाह करेंगे। यह है कि हमारी 2 महीने पहले जेके टायर कंपनी में आपस में श्रमिकों में एक विवाद हो गया था, जिस पर हमें 16 लोगों को बर्खास्त और 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। तो उसमें हम उमेश कुमार जी के पास गए थे। उनका हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए था, शासन प्रशासन का उसमें दखल था। इस वजह से तो हमें 2 महीने पहले हम 1/5 को डीएम के यहाँ हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें उमेश शर्मा जी भी थे और डीएम जी भी थे। उसमें हमें ये बात बोली गई थी कि आपको 2-3 दिन के अंदर सभी लोगों को बहाल कर दिया जाएगा। चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग हरिद्वार में लगातार पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। इस केंद्र पर देश के सभी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के पंजीकरण किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और यही वजह है कि तीर्थयात्री सबसे पहले हरिद्वार पहुंचकर अपना पंजीकरण कराते हैं और फिर यहीं से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद यात्रा की शुरुआत करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर लगातार पंजीकरण किए जा रहे हैं।
इस वक्त हम मौजूद है पर्यटन कार्यालय में और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार एक काउंटर बनाया गया है और पहचान पत्र या फिर किसी आईडी कार्ड दिखाने के बाद यहीं पर पंजीकरण किया जा रहा है। यहाँ का समय सुबह 7 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। हालांकि इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ हैं, यात्री हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। अभी तक महाराष्ट्र। कहाँ पर जाओगे? चारों धाम के लिए आए हैं। पंजीकरण करा रहे हैं? हो गया। तो क्या कहेंगे यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, एक्साइटेड है काफी। अब देखो आगे क्या क्या दिक्कत जाती तो शायद आएंगी तो रुक जाएंगे कहीं, नहीं तो निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि पंजीकरण कराने आए हैं। जी इस वक्त आप पंजीकरण कराने आए हैं? हाँ। बस पंजीकरण करा रहे, फिर जाएंगे दर्शन करने। अभी कहाँ पर जाएंगे? चार धाम यात्रा। 2 साल के बाद इस तरह का नजारा है, यात्रा है, किस तरह देखते हैं? ये अच्छा लग रहा थोड़ा। तो तमाम जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो लगातार पंजीकरण करा रहे हैं। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो सबसे पहले हरिद्वार आते हैं, यहाँ पर पंजीकरण कराते हैं, उसी के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार।